नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कृषि आदान खरीदते समय ध्यान रखें योग्य जरूरी बातें। कृषि यंत्रों का उपयोग करना है किसानों के लिए लाभकारी। राज्य में किसान रबी फसलों की बुआई के कार्य में लगे हैं, लेकिन इन फसलों की बुआई के लिए कृषि आदान जैसे बीज, उर्वरक और रासायनिक दवाओं को खरीदने में किसान अक्सर ठगी के शिकार हो जाते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए इस तरह की समस्या से बचने के लिए आप कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखें, आइए जानते हैं सहकारी समिति गोविंदगढ़ के व्यवस्थापक श्रवण कुमार यादव से। रबी बिजाई का समय चल रहा है, तो किसान खाद बीज खरीदता है। तो किसान को खाद बीज खरीदने के लिए कुछ ज़रूरी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, ताकि बीज, दवाई, खाद सही गुणवत्ता का काम करें। किसान भाई कृषि आदान जैसे खाद, बीज, पेस्टिसाइड, दवाओं को खरीदते समय अक्सर ठगी के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि अधिक लाभ की चाह में कुछ विक्रेताओं द्वारा नकली खाद, बीज किसानों को बेच दिया जाता है, जिससे विक्रेताओं को तो थोड़ा बहुत लाभ मिल जाता है, लेकिन किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में किसानों को चाहिए कि वे कृषि आदान सावधानी पूर्वक खरीदें, ताकि इस होने वाली हानि से बचा जा सके। जैसे हम बीज का कट्टा खरीदते हैं, तो वो कट्टा टेक लगा हुआ हो, खुला नहीं हो, वर्तमान हो, एक्सपायरी नहीं हो। और ऐसे ही दवाई है, तो दवाई जैसे मैं आपको बताऊं कि ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है 13/6/2021 और इसकी एक्सपायरी डेट है 12/6/2023। तो ये देख के ले कि एक्सपायरी डेट की दवा नहीं ले, ताकि एंटी इफेक्ट फसल पे नहीं हो। और डब्बा सील पैक होना चाहिए, जिस प्रकार ये ग्रिप है इस ग्रिप के हिसाब से सील पैक होना चाहिए। ये कटा हुआ नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देकर खरीदने की आवश्यकता है। किसान को खाद का कट्टा खरीदते समय खाद का कट्टा पूरा पैक हो, फटा हुआ नहीं हो और एक्सपायर नहीं हो और डला बंधे हुए जैसे इस प्रकार का खाद नहीं हो, ताकि अपन बिजाई करें उसमें बीज पर एंटी इफेक्ट नहीं हो। कई बार खाद के कट्टे गाड़ी से आते हैं, ट्रक से आते हैं, तो फट जाते हैं, तो उनमें खुला की शिकायत हो जाती है। तो उसको इस प्रकार अलग रखवा लेते हैं, अलग रख देते हैं, ताकि अलग रूप में काम में लें। किसान को नहीं देना होता है ये। और जैसे हम पैकिंग खरीदते हैं बीज की, तो बीज की पैकिंग ऊपर टेक लगा हुआ आता है, उस टेक पर मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, उसकी एक्सपायरी डेट होती है, और किस ब्रांड का खरीद रहे हो, किस वैरायटी का खरीद रहे हो, किस किस्म की ज़रूरत है, ये देखकर। और कट्टा कहीं से फटा हुआ, खुला, रीपैकिंग ये नहीं हो, इस चीज़ का ध्यान देना आवश्यक है, ताकि किसान को बिजाई में लाभ मिले। कृषि आदान खरीदते समय लेबल और पैकिंग अवश्य देखें, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इसमें किसी प्रकार की मिलावट तो नहीं है, या जो कृषि आदान ले रहे हैं वही है या नहीं। किसानों को चाहिए कि जितनी मात्रा में कृषि आदान की आवश्यकता हो उतनी ही मात्रा में खरीदें, जिससे अनावश्यक खर्च से बचा जा सके। इस प्रकार इन बताई गई बातों को ध्यान में रखकर कृषि आदानों को खरीदना चाहिए। और पेस्टिसाइड जो यूज करते हैं, तो उसके लिए हाथों में दस्ताना और मुंह पर मास्क लगाकर बाद में ही छिड़काव करें। ये किसान को आवश्यक सावधानियां बरतने की जरूरी है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
आजकल कृषि में यंत्रों का जोर शोर से उपयोग किया जा रहा है और इन कृषि यंत्रों ने कृषि कार्यों को बहुत आसान बना दिया है। कृषि यंत्रों से समय की बचत के साथ साथ लागत में कमी आई है। तो किसान भाइयों, खेती के लिए कौन कौन से यंत्र उपयोगी हैं और किस प्रकार से कृषि कार्यों को आसानी से किया जा सकता है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि अभियंता निधि कुमारी। अगर हम बात करें कि खेती अगर करनी है तो पहला जो एक काम होता है जो बीज बोने का, उससे पहले हमें खेत को तैयार करना पड़ता है। और खेत को तैयार करने के लिए हमारे पास बहुत सारे यंत्र होते हैं, कर्षण यंत्र जिसको बोलते हैं। और खेती में जुताई का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर बीज सैया तैयार करना होता है तो हमें खेतों को पल्वराइज करना होता है, उसमें उसको भुरभुरा बनाना होता है। बीज बोएं तो वो अच्छे से जर्मिनेट हो जाए, वो अंकुरित हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास दो तरह के इम्प्लीमेंट्स होते हैं, टीलेज इम्प्लीमेंट्स जिसको बोलते हैं। एक तो होता है प्राइमरी, जिसको बोलते हैं प्राथमिक कर्षण यंत्र, दूसरा होता है द्वितीय कर्षण यंत्र। तो प्राथमिक कर्षण यंत्र जो होते हैं उसमें जैसे आप मान लीजिए जितने भी प्लाऊ होते हैं, जिसके पीछे नाम प्लाऊ लगा रहता है, उसको हम बोलते हैं प्राथमिक कर्षण यंत्र। तो अगर आप देखें पहले ज़माने में हमारे यहाँ होता था देशी प्लाऊ, जिसको आप बोलते हैं हल अगर देखें तो वो हमारा प्राइमरी टीलेज इम्प्लीमेंट था। तो अभी भी जैसे आप देखेंगे गांव में बहुत ही रेयर हो गया है कि दो उसको बैल लगा के हम उसको प्रयोग में लाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक लाइन बस आपका होता है, तो इसकी एफिशिएंसी काफ़ी कम होती है। तो हम लोग अब आ गए हैं मोल्ड बोर्ड प्लाऊ की तरफ। मोल्ड बोर्ड प्लाऊ भी आप चाहें तो इसको बुलॉक से भी चला सकते हैं, जिसको बोलते हैं बैल से चला सकते हैं, और नहीं तो इसको हम ट्रैक्टर ड्रॉन वाला चलाते हैं। तो इससे हमारे 25 से 30 सेंटीमीटर की गहराई पे जुताई होती है। मोल्ड बोर्ड हल ये एक ट्रैक्टर चलित यंत्र है। इसका अक्षर भार यानी बार टाइप प्रकार का होता है तथा यह उच्च कार्बन स्टील या कम मिश्रित स्टील का बना होता है। इसकी जुताई की गहराई का नियंत्रण हाइड्रोलिक लीवर से या ट्रैक्टर की 3 पॉइंट लिंकेज से करते हैं। इस हल से सख्त मिट्टी को भी आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसका प्रयोग हरी खादों को मिट्टी में मिलाने के काम में भी होता है, लेकिन ये उसको उतने अच्छे से मिलाता नहीं है, मिक्सिंग नहीं करता है, ये बस कट करता है। तो इसलिए मोल्ड बोर्ड प्लाऊ को हम उतना प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन अगर मिट्टी हल्की है तो आप इसको लेके चला सकते हैं। तो ये होता है एक मोल्ड बोर्ड प्लाऊ। दूसरा एक होता है डिस्क प्लाऊ। डिस्क प्लाऊ में आप देखेंगे कि इसकी जो डायमीटर होती है, व्याज होती है, वो आपकी होती है 60 सेंटीमीटर की। और इसमें आप देखेंगे एक्सल पे आपके बहुत सारे तवे नुमा स्ट्रक्चर, जिसको बोल सकते हैं तवा नुमा स्ट्रक्चर होता है, और ये मिट्टी को स्लाइस की तरह काटता जाता है और आपकी मिट्टी को ये मिलाता जाता है। डिस्क प्लाऊ प्राथमिक भूमि तैयार करने वाला 3 पॉइंट लीकेज इम्प्लीमेंट है। यह मिट्टी खुदाई के लिए प्रयोग किया जाता है। कुछ डिस्क प्लाऊ में 2 से 4 बॉटम होते हैं। इसको खुदाई की गहराई और दिशा के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इसकी जो ब्याज होती है थोड़ी ज़्यादा होती है, 60 सेंटीमीटर। तो इसका जो एफिशिएंसी होता है थोड़ा ज़्यादा होता है डिस्क प्लाऊ का। उसके बाद हमारा होता है का सबसॉइल प्लाऊ। सबसॉइल प्लाऊ होता है क्या, आप देखेंगे लोगों को कि बहुत सारा रोटावेटर चला के उन्होंने हार्ड पैन तैयार किया है, क्योंकि हार्ड पैन तैयार होने से हमारे मिट्टी के नीचे पानी का संग्रह नहीं हो पाता है। मतलब पानी जो है वो एक लेयर 40-45 सेंटीमीटर के नीचे वो जाता ही नहीं है, क्योंकि हमारी हार्ड पैन तैयार हो जाती है। तो हम लोगों को बोलते हैं कि सबसॉइल चलाएं। ट्रैक्टर चलित सबसॉइलर हल। इस हल में एक हरीस होता है जो उच्च कार्बन स्टील का बना होता है। हरीस ऊपर एवं नीचे निकले हुए किनारों को दृढ़ता प्रदान करता है। एक खोखला स्टील का एडॉप्टर होता है जो हरीस के नीचे भाग में लगा होता है और फार को मदद करता है। इस यंत्र का फार उच्च कार्बन स्टील का बना होता है। यंत्र की गहराई ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक प्रणाली द्वारा नियंत्रित की जाती है। हल का प्रयोग गहरी जुताई के लिए किया जाता है, जिससे मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये 60 से 70 सेंटीमीटर के नीचे के हार्ड पैन को तोड़ देता है। इससे पानी का रिसाव खेत में अच्छा होता है, जो हम बोलते हैं कि गर्मियों में भी मिट्टी में नमी संरक्षित रहता है। ये सारे प्लाऊ हमारे प्राइमरी में आते हैं, जिसको बोलते हैं प्राथमिक कर्षण यंत्र।
दूसरा जो बोलते हैं हम द्वितीय कर्षण यंत्र होता है। द्वितीय कर्षण यंत्र में आपका जितना भी देखें, कल्टीवेटर है, रोटावेटर है, ये सब आपके द्वितीय कर्षण यंत्र होते हैं। और हैरो, ये तीन जो होते हैं मेनली हमारे द्वितीय कर्षण यंत्र हैं। तो कल्टीवेटर में आप क्या करते हैं, कल्टीवेटर आपने देखा होगा कि उसका फ्रेम होता है और उसमें 7 से 13 टाइन्स लगे होते हैं। टाइन्स कहते हो कैसे होते हैं, शावल जैसे होते हैं, और इसमें एडजस्टेबल नट भी होते हैं। मतलब अगर आप चाहें तो उसकी दूरी को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो कल्टीवेटर में क्या होता है, ये थोड़ा अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें आप मिट्टी को पलटते भी हैं और मिलाते हैं। आप देखेंगे मिट्टी फाड़ की तरह कटता है और मिलता जाता है। तो इसमें कल्टीवेटर भी बहुत अच्छा काम करता है और काफ़ी प्रचलित है कल्टी के नाम से अपने यहाँ। उसके बाद अगर देखें तो दूसरा होता है हमारे यहाँ हैरो। हैरो में हमारे यहाँ डिस्क हैरो काफ़ी प्रचलित है। जैसे मान लीजिए जहाँ पे खरपतवार की समस्या खेतों में ज़्यादा होती है और मिट्टी भी थोड़ी कठोर होती है, लेकिन पथरीला नहीं होना चाहिए, मिट्टी कठोर अगर है तो आप हैरो चला सकते हैं। हैरो में क्या होता है, 2 एक्सल होते हैं। ये तवानुमा स्ट्रक्चर होता है, जैसे डिस्क प्लाऊ आपने देखा होगा वैसे ही तवानुमा होता है, लेकिन ये 2 ऑफसेट में आते हैं। मतलब 2 एक्सल पे 2 डिस्क लगे रहते हैं, नंबर ऑफ डिस्क लगे रहते हैं। तो इससे क्या होता है, मिट्टी कटती भी है स्लाइस की तरह 40 से 45 सेंटीमीटर गहरी, और उसको मिलाती भी है। और खरपतवार या जो भी स्टबल भी अगर खेत में, जिसको बोलते हैं पुआल अगर रह गया या डंठल छूट गया है, तो वो भी मिक्सिंग करता हुआ वो खेत में जाता है। तो इससे काफ़ी मिट्टी भुरभुरी होती है और इससे आपका खेतों में मल्च भी मतलब मिल जाता है, स्टबल भी मिल जाता है। उसके अलावा बात करें तो रोटावेटर है हमारे पास। रोटावेटर में क्या होता है कि मिट्टी भुरभुरी भी होती है और वो साथ साथ वो प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज दोनों ही साथ में अच्छे से करती है। लेकिन रोटावेटर हम ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते क्योंकि हार्ड पैन बहुत जल्दी तैयार होता है रोटावेटर में। इस प्रकार इसके उपयोग से उपज में 30% तक की वृद्धि हो सकती है। मिट्टी में सुधार होता है, मिट्टी की जलधारण क्षमता बढ़ती है, खेत की कठोर परत टूट जाती है। इससे मिट्टी को पौधों की जड़ों के विकास के अनुकूल बनाने में मदद मिलती है। मिट्टी के नीचे छुपे हानिकारक कीट, उनके अंडे, प्यूपा आदि मिट्टी की ऊपरी सतह में आ जाते हैं, जो सूर्य के सीधे संपर्क में आने से नष्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी विधि है। लेकिन हमें जो भी अगर टिलेज इम्प्लीमेंट चलाना है तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि खेतों में कंकड़ पत्थर, जैसे बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, पत्थर है, ये सब नहीं होना चाहिए खेत में। अगर है तो आप इसको परिष्करण कर लें, उसके बाद आप अपने टिलेज इम्प्लीमेंट को चलाएं। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप किसी भी प्रकार से कोई भी मशीन अगर प्रयोग में लाते हैं तो उसका रख रखाव बहुत ही ज़रूरी है। आप इसको अगर गीली मिट्टी अगर लगी है तो इसको आप हटाएं, इसको सुखाएं। हटाने के बाद इसको ग्रीसिंग करें, जहाँ जहाँ नट बोल्ट्स हैं वहाँ पे बियरिंग है उसको आप ग्रीसिंग करें, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं और ये काफ़ी बढ़िया है। आप कृषि यांत्रिकरण को अपना सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अपने राज्य के धान वाले एरिया में किसान फसल कटाई के बाद बचे हुए फसल अवशेषों में आग लगा देते हैं, जो कि सही नहीं है। इससे पर्यावरण तो प्रदूषित होता ही है, साथ ही धीरे धीरे खेत की मिट्टी बंजर होने लगती है। ऐसे में इन फसल अवशेषों का सही तरीके से प्रबंधन करके आप इस परेशानी से बच सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं डॉक्टर मनीष ककरालिया से। किसान क्या होता है कि वो ये सोचता है कि हमने कटाई कर ली और हम इसको कैसे प्रबंधन करें कि हमारा जो खेत है वो जल्दी से खाली हो जाए। विगत 1 दशक से खेती में मशीनों का प्रयोग बढ़ा है, साथ ही खेतिहर मजदूरों की कमी की वजह से भी यह आवश्यकता बन गई है, जिसकी वजह से अधिक मात्रा में फसल अवशेष खेत में रह जाते हैं, जिनका समुचित प्रबंधन एक चुनौती है। फसल अवशेष जलाने से जमीन की ऊपरी सतह पर बने रहने वाले सूक्ष्म जीव, मित्र कीट और कीचुए नष्ट हो जाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति में भी कमी आती है। इसके अलावा पराली जलाने से मनुष्य को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने लगती है। तो इसके लिए हम जो एक है हमारी जो बेलिंग सिस्टम है, बेलर के द्वारा जैसे हमने कंबाइन से कटवा लिया, इसके बाद जो बेलर होता है उसके माध्यम से हम इसमें बेलिंग करके और दूसरी जगह हम इसमें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा है हमारा जो कंबाइन के पीछे एक SMS लगा होता है, स्ट्रो मैनेजमेंट सिस्टम, उसके द्वारा हम
जो पराली होती है वो कंबाइन से कटवाते हैं, लेकिन जो पराली बड़े बड़े फाने होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के और उसमें हम जो हमारी गेहूं की या दूसरी कोई भी फसल है उसकी आराम से हम उसमें फानों के अंदर या जो पराली है उसके अंदर पूरी हम आगे की फसल की हम बिजाई कर सकें। तो उसके द्वारा हम जो हमारा स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम है कंबाइन के पीछे, उसके द्वारा हम इसमें जो धान के जो पराल है उसको हम आराम से प्रबंधन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो आगे हम बिजाई करेंगे उसमें काफ़ी फायदा मिलेगा। इसके अलावा फसल की कटाई के उपरांत रोटावेटर से जुताई करके एक पानी लगा देने से फसल अवशेष मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर बाद में अगली फसल की बिजाई या रोपाई आसानी से की जा सकती है। धान के अवशेषों की जुताई करके पानी लगा देने से प्रबंधन संभव है। साथ ही 20 से 35 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से डाल देने से अवशेषों के विघलन की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। फसल अवशेषों का प्रयोग खाद बनाने के लिए कर सकते हैं। साथ ही बेस्ट डिकम्पोजर का फसल अवशेषों में प्रयोग करने से यह खाद के रूप में तेजी से परिवर्तित होते हैं। और इसके अलावा हम बात करें, यदि मुनाफे की बात करें तो हम यदि कि हम ये चीज़ कर रहे हैं तो इससे कितना मुनाफा होगा। तो यदि हम लेबर की बात करें तो लेबर आप देखोगे कि अब 1 एकड़ है उसमें हमारी मतलब 5 लेबर की भी हम बात करें तो वो 2 दिन तो लगाएगी 1 एकड़ काटने में, लेकिन 2 दिन भी नहीं तो 1 दिन पूरा लगेगा उनको। तो यदि हम बात करें तो वो मतलब 2-3 हज़ार रुपये 4,000 रुपये के समथिंग जाएगा। लेकिन हम यदि कंबाइन के द्वारा और इसमें SMS लगा हुआ हो तो 1 दिन में हम कितना तो एरिया हम काट सकते हैं। दूसरा, हमारा जो कंबाइन से हमारा जो खर्चा होगा वो कितना कम होगा। तो इससे सीधा सीधा एक फ़ायदा है किसानों को कि हम जो दूसरी मशीनें हैं जो हमारी SMS है या दूसरी भी वो बैलर के द्वारा है या दूसरी हमारी जैसे मल्चर है मल्च द्वारा, तो उससे हमारी जो पराली है उसको हम आराम से प्रबंधन करें और जो हमारी उर्वरक शक्ति है जैसे मिट्टी में जो मुख्य ऑर्गेनिक कार्बन होते हैं वो भी इससे क्या पराली को जैसे जैसे हम मिट्टी के ऊपर छोड़ते हैं मिट्टी के अंदर मिलाते हैं तो उसे काफ़ी मात्रा में जो उर्वरकता शक्ति है वो बढ़ जाती है। तो ये भी एक अच्छा मतलब बहुत अच्छा प्रबंधन है किसानों के लिए इस समय। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है सेवर जिला भरतपुर के किसान रमेश कुमार ने। आप अलसी की बुवाई तकनीक पर जानकारी चाहते हैं तो रमेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। तिलहन में अगर बात करते हैं, तीसी मुख्य फसल है। रबी की ऋतु में सरसों के बाद तीसी का उत्पादन किया जाता है और ये तीसी फसल जो होती है सभी प्रकार की मिट्टियों में उत्पादित की जा सकती है। बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है जिसका pH 6 से 7.5 होता है। बलुई दोमट मिट्टी से लेकर चिकनी दोमट मिट्टी तक में हम इसका उत्पादन कर सकते हैं। ये 120 से 125 दिन की फसल होती है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा करके समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो असिंचित क्षेत्रों में बुआई के समय 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 100 किलोग्राम यूरिया, 130 किलोग्राम DAP और 70 किलोग्राम MOP का आप प्रयोग करें। और अगर आप सिंचित क्षेत्रों में इसकी खेती कर रहे हैं तो 170 किलोग्राम यूरिया, 130 किलोग्राम DAP, 70 किलोग्राम MOP और 25 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग करें, जिसमें यूरिया की 60 किलोग्राम और अन्य उर्वरकों की पूरी मात्रा का प्रयोग बुआई के समय कर दें। और शेष बची यूरिया का प्रयोग आप पहली सिंचाई के बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में करें, जिससे आपके फसल की बढ़वार अच्छी होगी। 2-3 वैरायटियाँ ऐसी हैं जो 2 उद्देश्य से उपयोग में लाई जाती हैं, जैसे एक पार्वती हो गई, मीरा और रश्मि।
इनमें क्या होता है, लगभग 40 से 42% तक तेल की मात्रा मिलती है और इनके साथ साथ 10 क्विंटल से 15 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रेशा उत्पादन हो जाता है और वो मिल जाता है। इसका बीज दर जो होता है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा के हिसाब से हम इसको अनुशंसित करते हैं। किसान भाइयों, बीजों को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। बीजों को रोगों से बचाने के लिए थीरम 2.5 ग्राम या कार्बेंडाइजिम 2 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित करें। उसके बाद ही बीजों की बुआई करें। किसान भाइयों, बीजों की बुआई लाइनों में करें। इस चीज़ का विशेष ध्यान देते हैं कि हमारा जो तीसी का पौधा है उसकी बुआई में पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी सही से रखते हैं। तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर रहना चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर हम लोग अनुशंसित करते हैं। तो इनकी फसल की जो फसल अवधि होती है 130 से 140 दिन की होती है और ये 2 उद्देश्य से किसानों को हमारे मिल जाती है। एक तो उनको रेशा मिल जाता है और दूसरा हमारे किसानों को तेल की मात्रा मिल जाती है जो 40 से 42% तक होती है, जो हमारे किसानों के लिए लाभदायक होती है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामूजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadattarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।